मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 कृतिका भाग 2 का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। आइए पढ़ते हैं लेखक परिचय। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये सब कहानी संग्रह, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास। उन्होंने यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और आत्मकथाएं भी लिखी। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा एवं व्यक्त भी किया। आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी प्रचलित हैं, जिसमें नाक कटना, नाक काटना प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। प्रस्तुत व्यंग्य कथा में दर्शाया गया है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक है। यह कथा सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए सत्ता से जुड़े लोगों की औपनिवेशिक मानसिकता तथा विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार करती है। आइए पढ़ते हैं पाठ। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। शाही दौरे के लिए जो तैयारियां थी उसकी खबरों में से समाचार पत्र भरे थे। रानी के दर्जी की परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी, जो जासूस भी था, पहले ही दौरा करने वाला था। नया ज़माना था, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में छपी खबरें अगले दिन हिंदुस्तानी अखबारों में नजर आती। रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया। 400 पाउंड उस सूट का खर्चा आ गया। रानी की जन्म पत्र भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे। उनके नौकरों, खाना पकाने वाले, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यहाँ तक कि शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छपी। राजधानी में खूब तहलका मचा हुआ था। रानी 500,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, इसलिए कुछ तो होना ही चाहिए। देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट हो गई। सड़कें नई बन गई, इमारतों ने कोमलांगी की तरह श्रृंगार किया। सब कुछ होता जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी एक मुश्किल थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। इस नाक की भी लंबी दास्तां है। एक समय इस नाक के लिए कई आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया, नेताओं ने भाषण भी दिए।
अखबारों में भी इसकी खबरें छपी। जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर गंभीर बहसें हुई। हर राजनीतिक आंदोलन की तरह कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। ज़्यादातर लोग खामोश थे, जिनकी ताकत दोनों तरफ थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त किए गए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए और उन्हें शानो शौकत से उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। उस जमाने में एक घटना घटित हुई। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और मूर्ति की नाक चली गई। एकाएक परेशानी बढ़ी। रानी आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक न हो तो उसे बुरा लगेगा। देश का भला चाहने वालों की एक सभा बुलाई गई। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो सबकी इज्जत नहीं रहेगी। उच्च स्तरीय सभा हुई, दिमाग पर जोर डाला गया तथा परिणाम यह निकला कि हर स्थिति में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक मूर्तिकार को शीघ्र ही दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार ने आते ही सभी हुक्म देने वालों के चेहरे देखे। उन चेहरों पर अजीब परेशानी थी। कुछ चेहरे लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। उसे जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए कहा गया। वह जानता था कि जिस मूर्ति पर नाक लगनी है वह कब और कहाँ बनी है, यह वह जानना चाहता था। इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया जाए, इसके लिए उसको सूचना लेनी थी। मूर्तिकार को मूर्ति के लिए उसी पत्थर की आवश्यकता थी जहाँ से यह पत्थर लाया जाना था। सबने एक दूसरे को देखा तथा नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे पर यह जिम्मेदारी डालना चाही। बाद में एक क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने के लिए कहा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यह सुनते ही हुक्म देने वाले उदास हो गए। एक विशेष कमेटी बिठाई गई और उसे यह काम सौंप दिया गया। जैसे भी होना है, यह काम करना ही होगा। नाक लगाने का कार्यभार उस कमेटी को सौंप दिया गया। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने हल निकाला। वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाएगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाएगा। कमेटी के सभी सदस्य की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज़ मिल जाती है, खोज करने की आवश्यकता है, मेहनत करनी होगी, इसका फल मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद लौटकर निराश होकर यह खबर दी कि यह पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर तो विदेशी है। सभापति ने उत्तेजित होकर कहा कि विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, यहाँ तक कि दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस भी मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। पहले तो मूर्तिकार चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके पास एक तरीका है, पर वह अखबारों तक यह बात नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आ गई। कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों में से वह नाक उतार ली जाए जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। सभापति ने धीरे से कहा कि यह काम बड़ी होशियारी से करना होगा। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल गया। उसके पास नाक का नाप था। उसने सारे देश की मूर्तियों का अवलोकन किया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। सुनकर सब निराश हो गए। सबको दिलासा देते हुए मूर्तिकार ने बताया कि बिहार सेक्रेटरी के सामने सन 42 में शहीद होने वाले
बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। यह सोचकर वह वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं अधिक बड़ी निकली। राजधानिया में सब तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को साफ किया गया, रंग रोगन किया गया, सब कुछ हो चुका, पर नाक नहीं थी। बड़े बड़े अधिकारियों तक यह बात पहुंची। सबकी परेशानी एक ही थी, जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। इससे तो अपनी नाक कट जाएगी, अर्थात बदनामी हो जाएगी। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, वह हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पहले वाली शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे फिर बंद हुए। फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। मूर्तिकार ने कमरे बंद होने के पश्चात यह बोला कि नाक लगाना जरूरी है, इसलिए 40 करोड़ में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार चौंक उठा और धीरे से बोला कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नाक चुनने का काम उसका है, उसे सिर्फ इजाजत मिलनी चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाया गया, साफ किया गया, उसमें से फिर से ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी। रानी के आने का दिन निश्चित और नज़दीक आ गया। मूर्तिकार अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी। उसे मदद मिल भी गई। दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर की नहीं लगती। उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। देश में कहीं भी किसी जगह उद्घाटन का कोई समाचार पत्र में बात नहीं छपी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, किसी का भी स्वागत नहीं हुआ और मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का भी ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सारे समाचार पत्र खाली थे। समाचार पत्र खाली होते हुए समाचार पत्र वालों ने इस तरीके का अपना विरोध प्रदर्शन किया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। लेखक पाठकों के विचार के लिए अंत में प्रश्न छोड़ देता है। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बूथ के लिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।